नमस्ते दोस्तों। हम प्रस्तुत हैं आपके सामने हिंदी के 7th लेक्चर को लेकर। और जिन्होंने अभी तक के जो 6 लेक्चर पढ़े हैं, आई गेस वो अभी तक समझ गए होंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि उन्होंने सभी के सभी जो 6 लेक्चर्स हैं वो अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज जो लेक्चर 7 है बेसिकली वो आपने देखा होगा कि पीछे हमने पढ़ा था, वर्णों से हमने प्रारंभ किया था व्याकरण में। और उसमें हमने स्वर पढ़े थे कि स्वरों के बारे में जो भी आपको मूल जानकारी जो चाहिए, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, स्वर होते क्या हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है, उन सब के बारे में हमने चर्चा की। तो आज हम दूसरे प्रकार के वर्णों पर चलते हैं जो हैं व्यंजन। तो इसलिए व्यंजनों के बारे में आज अच्छे से जानेंगे हम। और याद रखिए, जो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका व्याकरण का, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विषय से सीधे सीधे भी प्रश्न पूछा जा सकता है और आगे के जितने भी व्याकरण के विषय हैं सभी में ये इस्तेमाल होगा। जैसे कि इससे अगला जो विषय है, जैसे वर्णों से बनते हैं शब्द। तो शब्दों को बनाने के लिए, सही शब्द बनाने के लिए सही वर्णों की आवश्यकता है। अगर आप क्षत्रिय में क्ष की जगह जो श षटकोण वाला है या छ लिख देंगे तो वर्तनी गलत हो जाएगी, अर्थ भिन्न हो जाएगा और वो सब कुछ गलत हो जाएगा। उसी प्रकार शब्दों से बनते हैं वाक्य। वाक्य में आपने अंश की जगह अंश लिख दिया, अर्थ भिन्न हो जाएगा, वाक्य निरर्थक हो जाएगा। उसी प्रकार आगे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद, वर्तनी, हर प्रकार के विषय में आपको ये जो है आधारभूत, इसलिए ये फर्स्ट चैप्टर है व्याकरण का, वर्ण। क्योंकि जब तक एक चीज फर्स्ट स्टेप सही नहीं होगा तब तक आगे आप फिर गलत ही दिशा में जाते जाएंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर व्याकरण से स्टार्ट करें तो एटलीस्ट लेक्चर 6 जो है वहां से जरूर स्टार्ट करें। लेक्चर 6 से देखना आपको बहुत जरूरी है। उससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने व्याख्या की थी, गद्यांश की, पद्यांश की, वह फिर भी जैसे देखना चाहें एक साथ देख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। लेकिन जो लेक्चर 7 है उसके लिए आपको लेक्चर 6 जरूर देखना होगा, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए, तो एक बार छोटी सी नज़र देख लेते हैं एक बार उसे, जो हमने लेक्चर 6 में देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, कि जिनके उच्चारण में हमें किसी भी अवरोध मतलब जिसके उच्चारण में कोई अवरोध नहीं होता, जो हमारे सीधे कंठ से निकलते हैं, अंदर से निकलते हैं। आ, ई, उ, ए, ये सभी आपके स्वर हैं। और यही जो स्वर हैं ये व्यंजनों को बोलने के लिए हमारी मदद करते हैं। फिर हमने देखा था कि जैसे पीछे स्वरों के बहुत प्रकार के भेद थे, मूल स्वर थे, ऋस्व स्वर थे, दीर्घ स्वर थे। तो अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मूल स्वर हैं वो हैं कितने, वो 4 हैं या 7 हैं। और कहने के लिए जो मूल स्वर हैं वो केवल 4 हैं, अ, छोटी ई, उ और री। क्योंकि बाकी जितने भी स्वर हैं आपके, मतलब अ, ई, उ से ही मिलकर बने हैं। जैसे कि अ का दीर्घ रूप है आ, ई का दीर्घ रूप है ई और उ का दीर्घ रूप है उ। और बाकी जो है ए, ओ और औ, ये सारे इन्हीं स्वरों को मिलाकर बने हैं। अ के साथ ई जोड़ा या आ के साथ ई जोड़ा, उसी प्रकार ए के लिए भी अ या आ के साथ ए जोड़ा, तब जाकर आपका जो है ए बनता है। और ओ के साथ भी यही सेम केस है। और यहाँ पर जो है मूल स्वरों में हमने इन दीर्घ स्वरों को भी क्यों लिया हुआ है, क्योंकि ये संयुक्त नहीं है। जब विभेदीकरण हम करेंगे मूल और संयुक्त में, तब हमारे मूल स्वर 7 हैं, क्योंकि संयुक्त स्वर केवल 4 हैं। और जब हम आते हैं वैसे मूल स्वरों पर कि हिंदी में जो एक्चुअल मूल स्वर हैं, मूल स्वर अर्थात जो आधारभूत, जिन पर जो स्वर हैं वो टिके हुए हैं, वो केवल 4 हैं, अ, ई, उ, री। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हमेशा वैसे तो जाना जाएगा वो 4 ही होगा। लेकिन 7 कब होंगे मूल स्वर, जब हम संयुक्त स्वर के साथ उसका विभेदीकरण करेंगे। और उसके बाद अ, आ, ई, इन सब के बाद आते हैं अंग और अह। और ये अधिकतर स्वरों के साथ लिखे जाते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में स्वर नहीं है, ये अयोगवाह हैं। क्यों? क्योंकि ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर हैं, ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन। क्योंकि जब हम बोलते हैं अंग, तो अंग में हम अ और न बोलते हैं, जो कि स्वर भी है और व्यंजन भी है, अ और न। उसी प्रकार अह, जैसे हम कहते हैं अंतः, तो अंतः ये जो अह है, इसमें भी अ और ह की ध्वनि है। तो ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर है, ना ही ये पूर्ण रूप से व्यंजन है। तो इसलिए इन दोनों को हम कहते हैं अयोगवाह। और इनका जो अलग से नाम है वो अंग के लिए है अनुस्वार और अह के लिए है विसर्ग। और याद रखिए ये अकेला बिंदु है।
अगर ये बिंदु ना होकर चंद्र बिंदु होता तो चंद्र बिंदु को हम कहते हैं अनुनासिक। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इस चीज को भूलना नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जहां पर स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं। तो चलिए अब आते हैं फाइनली हिंदी की वर्णमाला पर। देखिए क्या होता है कि जैसे देवनागरी लिपि जो सेट की गई है, जो हमने संस्कृत से ली है, वो हमारी बेसिकली ये है, जो हम कहते हैं कि हिंदी की वर्णमाला ये है, अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ अंग अह, और इसके बाद आपके सारे व्यंजन आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो कि इसमें नहीं हैं, जैसे कि अब क्षत्रज्ञ, लेकिन हम तो जैसे लिखते हैं आश्रम, आश्रय, विश्राम, तो जो श्र है वो कहाँ गया? श्र तो इसमें है ही नहीं, और जो श्र है वो आपकी शुद्ध हिंदी का शब्द है। जैसे जो पुराने ऋषि मुनि बोलते थे कि हमारे घर में आश्रय ले लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तो जो श्र है वो यहाँ पर क्यों नहीं है? वो इसलिए कि जो वर्णमाला एक बार सेट हो गई वो हो गई, लेकिन बाकी जो व्यंजन है वो भी इसमें एड ऑन होते जा रहे हैं, वो देवनागरी लिपि के हिस्से हैं। क्योंकि देवनागरी लिपि का मतलब जो भी हिंदी लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं, जिन भी ध्वनियों का, उनके लिखित रूप का, या जिन भी चिन्हों का, ये सारे चिन्ह ही तो हैं जो हम ध्वनियां प्रयुक्ति में लाते हैं। जैसे कि अ ध्वनि के लिए ये चिन्ह है, आ ध्वनि के लिए ये चिन्ह है। उसी प्रकार जो श्र है आपका, श्रो, ये श और र से मिलकर बना है, संयुक्ताक्षर है, तो चाहे वो इस वर्णमाला में नहीं है लेकिन देवनागरी लिपि में है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे ड और ढ तो हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं कपड़ा, अड़, अड़ इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो और जैसे मोड़ या उसी प्रकार के कुछ शब्द होते हैं, तो ये जो अड़ और ढ है वो वर्णमाला का हिस्सा नहीं है, लेकिन देवनागरी लिपि का हिस्सा जरूर है, ये वाले जो वर्ण है आपके। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब पेपर में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने शब्द हैं, तो अक्सर डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिए जाते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए। डिफरेंट नंबर इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि कुछ लोग केवल इन्हें गिनते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें गिनना सब कुछ चाहिए, ये भी गिनना चाहिए, ये भी गिनना चाहिए, ये जो है ये भी गिनना चाहिए, सभी कुछ गिनने चाहिए। और बाकी डिपेंड ये भी करता है कि पेपर में जो प्रश्न है परीक्षा में वो किस प्रकार से पूछा गया है, कि उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं, लेखन के आधार पर कितने वर्ण हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो व्यंजन से ही अगर हम स्टार्ट करें, और आपको पता है कि जैसे जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव है, तो वहां पर आपकी जो भाषा होगी उस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। तो आपको जो परिभाषा लिखनी है ध्यान से लिखनी है। तो जैसे स्वरों का हमने देखा, उसी प्रकार व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब जैसे हम अ आ ई उ ए ओ औ ये सब बोलते थे, ऐसा लगता है कि गले से निकल रहे हैं, सीधे अंदर से आ रहे हैं, हमारे अंदर से। लेकिन जब आप व्यंजनों पर आ जाएंगे, जैसे क ख, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका मुंह कहीं ना कहीं टच हो रहा है, और वो टच होने की वजह से उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, क्योंकि वो टच हो रहे हैं, दैट मीन्स कि एक बाधा उत्पन्न हो रही है। जैसे स्पीड ब्रेकर होता है ना, कि आपकी गाड़ी वहां पर टच करती ही करती है। साइकिल होगी तो फिर भी आप एक बार को जंप कर लेंगे, लेकिन स्पीड ब्रेकर से जो वैसे गाड़ी है नॉर्मली वो टकराएगी तो है ही है। तो इसलिए उन्हें हम कहते हैं व्यंजन, जो किसी रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलते हैं। और व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है, वो अभी हम देखेंगे। जहां स्वर वर्ण जो है वो स्वतंत्र होते हैं, यानी कि जो स्वर हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो खुद से बोले जाते हैं। जो व्यंजन हैं वो आश्रित होते हैं स्वरों पर। जैसे कि अब हम बोलते हैं क ख, लेकिन आप देखेंगे क बोलते वक्त अ जो है वो साथ में निकलता है। तो कभी हम ऐसे नहीं बोल सकते, क बोलेंगे हम क ख, यानी कि अ स्वर साथ में आ रहा है। तो व्यंजन जो है वो हमेशा मतलब स्वरों पर आश्रित होते हैं। क्योंकि जैसे ये जो क है, इसे अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें, कैसे करेंगे? क के नीचे हलंत जमा अ, ख के नीचे हलंत जमा अ, तब जाकर मिलता है ख। घ के नीचे हलंत जमा तब बनता है ग। तो इसलिए ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे
कुछ और पूछा जाए स्वरों और व्यंजनों के बारे में, लेकिन बाई चांस वो ज़्यादा मार्क्स का है, आपको थोड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखनी है, तो आप कह सकते हैं, जैसे पूछा जाए कि स्वर और व्यंजनों में क्या अंतर है, तो आप लिख सकते हैं कि जो स्वर हैं वो स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो हैं वो स्वरों पर आश्रित होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज पर। जैसे हमने स्वरों में देखा कि स्वर जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मूल स्वर, प्लुत स्वर, बहुत सारे स्वर हमने देखे। उसी प्रकार जो व्यंजन होते हैं वो भी अनेक प्रकार के होते हैं और वो एक एक आपको अच्छे से समझना होगा। जैसे देखिए, अब यहाँ पर गलती से मूल स्वर लिख दिया, लेकिन कहने के लिए ये है कि जो स्वर हैं, मूल हटा दीजिए यहाँ से, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। और एक और चीज याद रखिएगा, वर्णमाला में आपको याद रखना है कि किसका स्थान कहाँ पर है। ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जैसे जो री स्वर है वो उ और ऊ के बाद आता है, वो एंड में नहीं आता है, क्योंकि अक्सर री ऋषि को एंड में लिख देते हैं। लेकिन आपको ये वर्णमाला क्रम से याद करनी पड़ेगी, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी आगे। फिर स्वर हमारे 11 हो गए। उसके बाद आते हैं अयोगवा, आपके अनुस्वार और विसर्ग, ये जो 2 हैं। फिर आपके आते हैं ये सारे व्यंजन, 33 व्यंजन। और इन 33 में से 25 व्यंजन जो ये आप देख रहे हैं, 25 व्यंजन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कच टथ प और य। तो कच टथ प, प तक ये जो 25 आपके जो व्यंजन हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब क्या होता है? टच। यानी कि जिन व्यंजनों को बोलने में आपका जो मुख है कहीं ना कहीं टच हो रहा है, जैसे कि क बोला तो आपने देखा जो जीभ का पीछे वाला हिस्सा है वो टच हुआ, तो क, ख, ग, घ। फिर उसी प्रकार च में आपने देखा कि जो जीभ है वो आगे की ओर टच हुई। ट में आपने देखा जो जीभ है वो मुड़कर ऊपर की ओर टच हुई। तो इन सभी व्यंजनों को बोलते वक्त मुख के जो अंग हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच करते हैं, तो इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और यार के स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक हैं केवल। फिर आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंत से ही आपको पता चल गया होगा, अंत मतलब कि हमारे अंदर से, भीतर से। तो आप देखेंगे कि य, र, ल, व, ये ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें जैसे आप बोलते हैं ऐसा लगता है अंदर से, हम गले से ही बोल रहे हैं, स्वरों की भांति, जैसे य, र, ल, व। क्योंकि जब आप इन्हें बोलेंगे, इनका उच्चारण करके देखिएगा साथ साथ, आप देखेंगे इन चारों के उच्चारण में ना आपका मुख कभी भी पूरा टच नहीं होता। क्योंकि जो बाकी व्यंजन थे उसमें आपका मुख पूरा पूरा टच हो रहा था, लेकिन जैसे य है, य को आप कोई भी बॉडी पार्ट, मतलब मुख का जो पार्ट है उसे आप पूरा मतलब कि अच्छे से टच किए बिना भी बोल सकते हैं। य, र, व, जैसे दोनों होंठों को पूरा टच किए बिना भी बहुत करीब लाकर भी आप बोल लेते हैं। तो इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन नहीं कहते। और इन्हें हम दूसरे प्रकार से अर्धस्वर भी कहते हैं। अब अर्धस्वर क्यों? क्योंकि हमने कहा कि मुख पूरा का पूरा टच नहीं होता है, तो इसलिए इनमें स्वरों की भी कुछ क्वालिटी है, कुछ व्यंजनों की क्वालिटी है, तो इसलिए हम इन्हें अर्धस्वर कहते हैं, अर्धस्वर। और वैसे अधिकतर अर्धस्वर य और व को कहते हैं, क्योंकि र और ल के लिए एक दूसरी कैटेगराइजेशन है। जैसे र को पार्श्विक स्वर कहते हैं और ल को पार्श्विक स्वर कहते हैं, और र जो है वो हमारी लुंठित ध्वनि है। और इसके बारे में अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरा छोटा सा निवेदन है। क्या है कि जो वर्ण और व्यंजन है वो सबसे पहला चैप्टर है, लेकिन ये जो चैप्टर है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स इन्वॉल्व हैं। और जहाँ पर नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, कभी कभी एक ही चीज़ 2 या 3 या 4 प्रकार की होती है, वहाँ पर हम नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके इतने नंबर हैं या इतने नंबर हैं, ये 33 है नंबर में या 32 है या 35 है। तो उसके लिए सबसे मुख्य काम आपको क्या करना है? मुख्य कार्य, आपको लॉजिक समझना है, तर्क समझना है किसी चीज के पीछे। जैसे है य, र, ल, व, मैंने कहा ना आपको कि इसमें जो है आपका मुंह पूरा का पूरा कहीं टच नहीं हो रहा, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि आपके अंदर से निकलते हैं, और इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। फिर आते हैं आपके अगले 4, श, श, स, ह। इन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। अब ऊष्म, ऊष्म शब्द से बनता है ऊष्मा, यानी कि गर्मी। तो आप रियलाइज करेंगे जब आप इन चारों वर्णों को बोलते हैं, आपके मुख से ज्यादा, जैसे कहते हैं गर्मी जो है निकलती है,
कि श हीट प्रोड्यूस होती है ज्यादा, श श स ह, तो थोड़ी हीट प्रोड्यूस होती है, उस कारण से इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जितनी भी फनी हो, लेकिन ये आपको जो कैटेगराइजेशन है वो इसी प्रकार से की गई है, विभेदीकरण इसी प्रकार से किया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है, ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए श श स ह, हिंदी में 4 ऊष्म व्यंजन है। तो इस प्रकार से 1 या 2 पंक्तियों में आपका जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। फिर आते हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। अब उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण यानी कि 2 गुणों वाले, और उत्क्षिप्त ये 2 व्यंजन है आपके ड़ और ढ। मैंने कहा था ना कि जैसे जो ड और ढ हैं वो तो आपके वर्णमाला में आ गए हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं ये वर्णमाला के पार्ट नहीं है, क्योंकि ये संस्कृत से नहीं आए हैं। फिर वही चीज मैं बोलूंगी कि ये जो दोनों वर्ण हैं ये संस्कृत से नहीं आए हैं, ये हिंदी के अपने व्यंजन हैं। जहां पर भी आपको ये दोनों शब्द दिख जाएं, ड़ या ढ, यानी कि वो शब्द तद्भव है, क्योंकि इनका इस्तेमाल संस्कृत में नहीं होता। संस्कृत में ड और ढ, क्योंकि संस्कृत में अगर हम कपड़ा भी लिखेंगे ना तो हम उसमें ये ड़ नहीं ड लिखेंगे, यानी कि कपड़ा। तो हिंदी में कपड़ा होता है, कपड़ा नहीं होता। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बता दिया इन दोनों का नाम क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत से नहीं लिए गए हैं, ये हिंदी के अपने व्यंजन हैं। और अंत में आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 हैं आपके, क्ष त्र ज्ञ श्र। क्ष कैसे बनता है? क और श। और ध्यान दीजिए, बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें आपको ध्यान देनी है। क के नीचे हलंत है, यानी क्ष में क आधा है और श पूरा है। और यहाँ पर हम इसको अगर और आपको डिवाइड करके लिखना है तो श षटकोण के नीचे हलंत डाल के जमा अ भी लिख सकते हैं आप, वो भी आगे तोड़ सकते हैं। तो क जमा श, और सबसे पहला ऑप्शन आपका हमेशा श षटकोण रहेगा क्ष के केस में। ये जो श्र है उसमें तो श शिलगम वाला ही आएगा, लेकिन क्ष में सबसे पहली प्रायोरिटी श षटकोण वाला है। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास ऑप्शन आपको कुछ दिए जाएं और उसमें श षटकोण ना हो, तब फिर श शिलगम आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में ये श षटकोण ही होता है। फिर त्र जो है त और र से मिलकर बनता है, जिसमें त आधा है र पूरा है। लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है ज्ञ में। स्टूडेंट्स को लगता है कि जो ज्ञ है ना वो ग और य से मिलकर बना है, जो कि पूर्णतः गलत है, असत्य है। ज्ञ जो है वो ग और य से मिलकर नहीं बना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ज और इ से मिलकर बना है। ये देखिए, ज, ज से जामुन, ज जमा इ, जो पंचमाक्षर है आपका च वर्ग का। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये जो है ज और य, इन दोनों से मिलकर बनता है ज्ञ, वो ग और य से मिलकर नहीं बनता। उसी प्रकार से अगर आप संयुक्त व्यंजन में एक और ऐड करना चाहें, द्य, जो द और य से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो कहने के लिए नई नई चीजें ऐड होती रहती हैं, क्योंकि हिंदी है, साहित्य है, जिसमें नई नई चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी, लेकिन जो पहले से फिक्स है हमें वो याद रखना है। अब अन्य प्रकार की ध्वनियां कौन सी हो सकती हैं? जैसे भी हमने पीछे पढ़ा, जो मुख्य मुख्य रूप थे, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और आपके संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। फिर आपके आते हैं 3 प्रकार के और, जैसे मैंने आपको बताया था अर्धस्वर, कि इन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों में, अवयव क्या होते हैं? अंग, पार्ट्स। तो उच्चारण के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपकी जिह्वा है, होंठ है, दांत हैं, ये कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होते, पूर्णतः स्पर्श नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं, और ये य और व हैं, अधिकतर हम इन दोनों को ही लेते हैं अर्धस्वर में। फिर पार्श्विक स्वर, पार्श्विक, पार्श्व क्या होते हैं? जैसे हम कहते हैं ना कि वो इंसान तुम्हारे बगल से निकल गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। बगल मतलब तुम्हारे यहाँ किनारे से, साइड से। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो श्वास वायु है, आपकी जो सांस है या कोई भी आप ध्वनि मुख से निकाल रहे हैं, वो आपकी जिह्वा या जीभ के दोनों बगलों से निकलती है। कि जैसे जब आप बोलते हैं ल, ल जब आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दोनों मुख के दोनों तरफ से, जीभ के दोनों तरफ से, बगल से वायु निकलती है। तो इसलिए इसे पार्श्विक ध्वनि कहते हैं या पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। फिर लुंठित ध्वनि,
लुंठित ध्वनि भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में कभी कभी पूछा जाता है पार्श्विक ध्वनि क्या होती है और लुंठित ध्वनि क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। लुंठित, इसके लिए आप याद रखिए ल से लुंठित, ल से लुढ़कना। तो इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा वर्तस्य भाग की ओर उठती है। वर्तस्य मतलब कि जो आपका दांतों की ओर, जैसे कहते हैं ना रर्र, जैसे लुढ़कने वाला। आपको याद है जब आप बचपन में टायर वाली गेम खेलते थे, टायर को आप आगे चलाते रहते थे और कहते थे रर्र, वो होती है आपकी, कि आपकी जो जिह्वा है, जीभ, वो ऊपर दांतों के पास, ऊपर की तरफ दांतों के पास टच कर रही है, उसे कहा जाता है वर्त्स्य भाग। तो इसलिए जो र है, र से याद रखिए कि जब आपकी जो जीभ है वो थोड़ी इस तरह से लुढ़क रही है रर्र ऐसे करके, तो वो आपकी लुंठित ध्वनि है र। तो इसलिए लुंठित जो ध्वनि आपकी वो र है, पार्श्विक ध्वनि ल है और अर्ध स्वर है आपके य और व। पेपर में इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक एक मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये बहुत इजीली पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं अन्य प्रकार की ध्वनियों पर, और भी हैं ध्वनियां भी। अगला प्रकार है द्वित्व व्यंजन। अब द्वित्व से ही आपको पता चल जाएगा कि द्वितीय या दो, यानी कि दो चीजें इन्वॉल्व हैं इसमें। तो द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, जहां पर एक ही व्यंजन दो बार साथ में प्रयुक्त हो। अब जैसे उदाहरण से आपको ज्यादा क्लियर होगा, बच्चा, इसमें एक ही व्यंजन है च, जो कि दो बार रिपीट हुआ है साथ साथ, कि ब च और चा, चाहे एक आधा है चाहे पूरा है, तो बच्चा। तो ये आपका द्वित्व व्यंजन हो गया इसमें। लज्जा, ज दो बार आया है, साथ में आया है, आगे पीछे नहीं, साथ में आया है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है जैसे जलज, तो आप कहेंगे जलज में दो बार जो है, नहीं, वो दोनों साथ में आने चाहिए। जैसे लज्जा, लट्टू, ट साथ में आया है, दिल्ली, गन्ना, तो ये सारे आपके द्वित्व व्यंजन हैं। वैसे अभी तक पेपर में ये पूछे नहीं गए हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना पेपर में कुछ भी आ सकता है, यू नेवर नो, तो तैयारी आपको हर चीज की करके रखनी है। फिर आते हैं आपके संयोग व्यंजन। अब संयोग का मतलब क्या होता है, जब दो चीजें मिलती हैं, दो भिन्न चीजें मिलती हैं। क्योंकि अब जैसे जब सेम व्यंजन मिले थे तब तो द्वित्व व्यंजन था, अब जब डिफरेंट व्यंजन मिलेंगे तो वो संयोग व्यंजन बन जाएंगे। जैसे कि ये मच्छर, इसमें आधा च और छ मिलकर, तो ये जो है ये आपका संयोग व्यंजन है। फिर लट्ठा, ये जो है इसमें ट और ठ मिलकर बने हैं, तो ये आपका संयोग व्यंजन है, याद रखिएगा। फिर आते हैं आगत व्यंजन। अब ये आगत व्यंजन क्या होते हैं, आगत मतलब जो कोई जो कहीं से आया हुआ है, मतलब वो हमारा नहीं है, वो कहीं बाहर से आया है। जैसे कि अब मैं कहूँ ये तो भैया ये तो बाहर का इंसान है, बाहर के लोगों से हम बात नहीं करते, हम तो अपने ही परिवार के, अपने ही देश के लोगों से बात करते हैं। तो आगत यानी कि जो कहीं और से आया हुआ है, जो हिंदी का नहीं है। तो अब जैसे अगर आप छोटा सा देखेंगे कॉफी, अब आप हिंदी में क्या कॉफी को कुछ और बोलते हैं क्या, नहीं ना, कॉफी को कॉफी बोलते हैं। लेकिन कॉफी में ये जो ऊपर अर्धचंद्र है, इस जो ये जो चिन्ह है इसे अर्धचंद्र कहेंगे। क्यों, क्योंकि चंद्र बिंदु तो ये होता है, गोले के बाद ऊपर बिंदु, ये होता है आपका चंद्र बिंदु। लेकिन जब ये चंद्र बिंदु में बिंदु नहीं है तो ये आपका अर्धचंद्र हो गया। और इसकी ध्वनि कैसी होती है, ओ करके हम कहते हैं ना, ओ। तो ये कॉफी, अब यहाँ पे फ के नीचे ना बिंदु है, क्योंकि ये अरबी फारसी मूल के शब्द हैं, उर्दू से आए हुए शब्द हैं ये। फ ज, जैसे हम कहते हैं ना जरिया, हम ये तो नहीं कहते ना जरिया कि तुम मेरा जरिया बनो, अगर बहुत पढ़ा लिखा इंसान भी है वो भी इसे जरिया ही कहेगा, ज। तो ये फ ज ओ, ये तीनों जो हैं ये आपके आगत व्यंजन हैं, क्योंकि ये हिंदी के नहीं है, संस्कृत के नहीं है ये। फिर बॉल, अब बॉल को आप बाल तो नहीं कहेंगे ना, बाल, इसे लिखेंगे भी इसी प्रकार से, तो ये भी आपका आगत व्यंजन है। और हॉट, तो इसे आप हार्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हार्ट का मतलब तो फिर आपकी दुकान वगैरह हो गई। तो हॉट के लिए आप इस चीज का, जैसे कॉलेज है, कॉलेज के लिए अभी आप इस अर्धचंद्र का प्रयोग करेंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आगत व्यंजन किन्हें कहते हैं, संयोग व्यंजन किन्हें कहते हैं, और द्वित्व व्यंजन किन्हें कहते हैं। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर को आप तोड़ेंगे तो क्या बनता है, पंचम जमा अक्षर। पंचम मतलब फिफ्थ। तो अभी आपने पीछे देखा होगा वर्णमाला में क ख ग घ ण, च छ ज झ ञ, ये जो हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये जो ण ञ ण न म है, ये सारे के सारे आपके पंचमाक्षर हैं, यानी वर्णमाला में किसी वर्ग का पांचवा जो व्यंजन है। अब
आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है। डेफिनेटली आप देखेंगे कि आजकल आप जितने भी वर्ड्स लिखते हैं उसमें आप ना तो इसका इस्तेमाल करते हैं ना ही इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं और इनके स्थान पर हम केवल अनुस्वार यानी कि एक बिंदु ही प्रयोग में ले आते हैं। जैसे कि अगर इसका मैं आपको सही बताऊं, कई शब्दों में शिरोरेखा। अच्छा, शिरोरेखा क्या होती है? शिरोरेखा वो होती है जैसे ये क के ऊपर ये जो हम ऊपर लाइन लगाते हैं ना, इसे शिरोरेखा कहते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि शिरोरेखा कहते किसे हैं, तो आपको पता होना चाहिए शिरोरेखा क्या होती है। जो किसी भी वर्ण या व्यंजन के ऊपर इस प्रकार से जो रेखा खींची जाती है उसे शिरोरेखा कहा जाता है। तो कई शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु या अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गंगा। अब जब भी हम गंगा लिखते हैं, आपने देखा है हम ऐसे लिखते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? गंगा। क्योंकि ये जो न है ये क्या होता है, ये कैसे डिसाइड होता है कि ये जो न के ये बिंदु के बाद वाला जो वर्ण है, जैसे है ग, तो जो ग है वो किस वर्ग का है? क वर्ग का। क ख ग, तो क वर्ग का जो पंचमाक्षर है यानी कि ये ण, ये आएगा यहाँ पर। तो एक्चुअली में गंगा ऐसे लिखा जाना चाहिए, लेकिन हम लिखते हैं ऐसे क्योंकि आजकल प्रचलन ही ये बढ़ गया है और ये गलत भी नहीं है। उसी प्रकार दिनांक, दिनांक हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन दिनांक बिंदु के बाद कौन सा है? क, और क वर्ग का पंचमाक्षर है ये ण। तो ये जो दिनांक है वो एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन हम लिखते ऐसे हैं आजकल प्रचलन में, क्योंकि अब ये आ गया है। फिर उसी प्रकार है पंचम। अब यहाँ पर भी देखिए पंचम में हमने प के ऊपर बिंदु लगाया हुआ है, जबकि बिंदु के बाद है च, और च वर्ग का पंचमाक्षर जो है वो ये है ईय। तो पंचम को एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है अगर बिल्कुल ही शुद्ध रूप में लिखना हो, लेकिन आजकल ये प्रचलन है और अगर आप ये लिख रहे हैं तो आप गलत नहीं कर रहे हैं। फिर उसी प्रकार से चंचल लिखते वक्त भी हम ऐसे ही लिखते हैं, जबकि बिंदु के बाद च है तो च वर्ग का पंचमाक्षर आना चाहिए। तो ये जो बिंदु के बाद वाला जो वर्ण होता है वो डिसाइड करता है कि इसमें कौन सा पंचमाक्षर आएगा। फिर है कंठ। कहने के लिए कंठ हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसे लिखना चाहिए। क्यों? बिंदु के बाद ठ है तो ठ किस वर्ग को बिलोंग करता है? ट वर्ग को। ट ठ ड ढ अण, तो इसलिए कंठ ऐसे लिखा जाता है। और उसी प्रकार से कंधा, कंपन, इन सब चीजों में आप देखेंगे कि हम इसका अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, जबकि जो बिल्कुल ही शुद्ध रूप है वो ये है। जैसे यहाँ पे बिंदु के बाद प है तो प वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है? प फ ब भ म, यानी कि यहाँ पे कंपन म आएगा, आधा म। तो ये होता है पंचमाक्षर का प्रयोग। अब आते हैं अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर पर। अब अनुस्वार आपको पता है क्या होता है? बिंदु। और अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदु। तो बिंदु और चंद्र बिंदु में अब अंतर क्या है? बेसिकली सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो हमने पीछे पढ़ा था अनुस्वार, ये आपका अयोगवाह होता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर है ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन। लेकिन ये जो चंद्र बिंदु है ना, चंद्र बिंदु आपका स्वर होता है यानी कि अनुनासिक। तो अनुनासिक स्वर एक स्वर है, जबकि अनुस्वार अनुनासिक व्यंजन का एक रूप है। तो याद रखिए कि ये जो अनुस्वार है ये अयोगवाह है, जबकि जो अनुनासिक है वो एक स्वर है। इस चीज को अच्छे से गांठ बांध लीजिए। अब क्यों, इसको भी हम देख लेते हैं उदाहरण के साथ। एक है शब्द बंधन। बंधन, अब इसमें बंधन में ना हमने न पर बहुत फोकस किया है कि बंधन, न पर बहुत फोकस है, इसलिए यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं आएगा, बिंदु आएगा यानी कि अनुस्वार आएगा। और वही बंध शब्द से ही दूसरा शब्द बना है बांधकर। अब ये यहाँ पे चंद्र बिंदु क्यों लगा है? ये अनुनासिक है। क्यों? आप इस शब्द को ना जरा बोल के देखिए, बांधकर। बांधकर में ना आपने न पे, नाक से ज्यादा वायु नहीं निकाली, न पे फोकस नहीं किया, सिर्फ आपके गले से एक न का एक न की ध्वनि निकल रही है गले से, बांधकर, ठीक है ना? तो इसलिए ये जो है आपका स्वर होता है। रीजन आई गेस आपको पता चल गया होगा। ऐसे बहुत सारे शब्द जो हैं बोल के देखेगा, जैसे चांद। चांद में भी ऐसा लगता है कि गले से ही हम 95% वॉइस गले से निकाल रहे हैं, 5% हम सिर्फ नाक से निकालने की कोशिश करें, सिर्फ न की ध्वनि देने के लिए। लेकिन अनुस्वार में न पे बहुत फोकस होता है, न हो या म हो, जैसे कि कंपन, चंचल, तो उसमें न या म पे बहुत फोकस होता है। तो ये अंतर होता है आपका अनुस्वार और अनुनासिक में। और इसके बाद एक और चीज है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे शब्द होते हैं जैसे मैं, में, नहीं, कहीं, तो जहां पर भी ये ऊपर मात्रा है
ए की, ई की, ए की, उसके बाद आपने हमेशा एक बिंदु लगा देखा होगा, हमेशा एक बिंदु, कहीं भी आपने चंद्र बिंदु नहीं लिखा देखा होगा। लेकिन एक्चुअली में ये जो मात्राओं के ऊपर बिंदु होता है ना, वो हमेशा चंद्र बिंदु होता है। शुद्ध रूप में, मानक रूप में वो होता चंद्र बिंदु है, लेकिन जगह की कमी के कारण हिंदी साहित्य में यह अनुभव किया गया कि जगह की कमी के कारण इसे चंद्र बिंदु नहीं, बिंदु लिखा जाएगा, मतलब बिंदु लगाया जाएगा चंद्र बिंदु की जगह। लेकिन एक्चुअली में ये आपका चंद्र बिंदु होता है। ये आपकी एक इंफॉर्मेशन के लिए था। चलिए, तो आज हमने काफी कुछ व्यंजनों के बारे में जाना है, उसके प्रकारों के बारे में जाना है, लेकिन ये अभी व्यंजनों की जानकारी यहाँ पर समाप्त नहीं हुई है, ना ही स्वरों की, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ जानना जरूरी है, जैसे कि अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियां। इसके ऊपर पिछली बार पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। अघोष सघोष ध्वनियां, व्यंजनों का उच्चारण स्थान, वर्णों से संबंधित अभ्यास प्रश्न। तो क्या है कि वर्ण के बारे में हमने पढ़ लिया, व्यंजनों के बारे में पढ़ लिया। अब ये जो चीजें हैं ये इन्हीं पर आधारित होंगी, और फिर जितना हमने पढ़ा है इस चैप्टर में उन सबके उन सबसे संबंधित हम अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, जिससे आपको पता चले कि आप इन चीजों को कितना समझ पाए हैं। तो ये सब जो चारों चीजें हैं ये हम अगले वीडियो में यानी कि लेक्चर 8 में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि जितना आपने पढ़ा है उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा अगर मारेंगे तो लॉजिक समझ में नहीं आएगा। तो इसमें रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं है। चाहे देर लगे, जितनी मर्जी देर लगे, लेकिन आपको तर्क समझना ही पड़ेगा, तभी आप इस चीज को शुद्ध रूप से, सही रूप से समझ पाएंगे। तो तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है उसके लिए हमारी ईमेल आईडी, फोन नंबर और वेबसाइट आपके सामने है। यहाँ पर जाकर आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप बाई चांस नहीं पहुँच पा रहे हैं किसी वजह से, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो फिर तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।